हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं। क्योंकि इसका अध्ययन आपको करना आवश्यक है। आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हों या आप चाहे जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, आपको ये टॉपिक का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है साथियों। और प्लीज़ जो हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो साथियों, इसमें आता है पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति माने छोटे में आपको आंसर देना है। तो क्या है, रबड़ किस क्षेत्र की फसल है? तो उत्तर क्या हो जाएगी? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में रबड़ का ज़्यादा क्या होती है, यानी फसल होती है। इसके बाद नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसमें हो जाता है आंसर वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल का मतलब होता है कि आप नगद, इसको नगद फसल बोलते हैं। नगद तुरंत जो जिसमें धन मिल जाए उसे नगद फसल बोलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है? इसका क्या उपयोग है? उत्तर क्या हो जाएगा? जूट को सुनहरी रेशा के नाम से जाना जाता है। जूट का उपयोग रस्सियाँ, बैग, कपड़े और कई अन्य दैनिक जीवन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी फसलें उगाने से भूमि की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है? उत्तर दलहन, ज्वार, मक्का जैसी फसलें। साथियों, ये प्रश्न सब कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आप बोर्ड की एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चन पढ़ के जाना है, तभी आपको जो है बढ़िया पेपर होगा और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। और सभी लोग के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही प्रश्न आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो बहुविकल्प में पूछा जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? उत्तर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करने को कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसके बाद ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि क्या है? प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करने को कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। देख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त कोई 2 भौगोलिक स्थितियां लिखें। उत्तर क्या हो जाएगा? चावल के लिए उच्च तापमान 25 अंश सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता के साथ
100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10, चाय का पौधा किस जलवायु में उगाया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? उत्तर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑर्गेनिक कृषि जैविक कृषि क्या है? ये भी कई बार क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। ऑर्गेनिक कृषि जैविक कृषि क्या है? उत्तर क्या है? प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करने को कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जायद ऋतु की किन्हीं दो फसलों के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी। ऐसे में लिख लीजिए खीरा, क्योंकि दो कहा है, आगे वो लगा ली खीरा, फिर उड़द, मूंग। चलिए अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं? जिसका आंसर आपको अति लघु उत्तरीय से थोड़ा बड़े में देना होता है, उससे अधिक में शब्द में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। नंबर 1, चावल की खेती के लिए तापमान 250 सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 250 है, यानी 25 सेल्सियस से, ऐसे भी कह सकते हैं 25 सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। और इसके बाद क्या है? 250 भी कहीं कहीं पूछ चलता है। और उसके बाद फिर क्या हो? चशवाल के लिए अधिक आर्द्रता अर्थात तकरीबन 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहाँ पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चाय एक प्रमुख पेय फसल है। इसको उगाने हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, चाय की फसल हेतु उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सही होती है। नंबर 2, इसकी उपज के लिए पर्याप्त जल निकास वाले ढलवा इलाके, जिनकी मिट्टी प्रचुर मात्रा में ह्यूमस और जीवाश्म हो उपयुक्त होते हैं, यानी भुरभुरी मिट्टी जिसको बोलते हैं, महीन मिट्टी। नंबर 3, इसकी झांसियों की वृद्धि के लिए साल भर उपोष्ण पाला रहित एवं नम जलवायु की जरूरत होती है। नंबर 4, इसकी कोमल पत्तियों के विकास हेतु वर्ष भर लगातार वर्षा की बौछारों की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 3। नंबर 3 क्या है? भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह निम्नलिखित इलाकों में पैदा होती है। नंबर 1, तटीय क्षेत्र। नंबर 2, डेल्टाई प्रदेश। नंबर 3, उत्तर और पूर्वी मैदान। नंबर 4 क्या क्वेश्चन नंबर क्या है? दिन प्रतिदिन कृषि अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? दिन प्रतिदिन कृषि योग्य भूमि कम होने के निम्न नतीजे होंगे। नंबर 1, अनाज उत्पादन में कमी आएगी। नंबर 2, कम भूमि पर गहन कृषि के परिणाम स्वरूप उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल से भूमि की प्रकृति क्षमता प्रभावित होगी। इसके लवणीय तत्व समाप्त हो जाएंगे। अल्प अथवा छुपी बेरोजगारी बढ़ेगी। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की, अब नेक्स्ट चलिए 4 नंबर इधर है। तो कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 5, कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि को विभिन्न देशों में किन नामों
किन किन नामों से जाना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आएगा इस बार, इम्पॉर्टेंट कर लेना, इस बार आ रहा है इम्पॉर्टेंट। इसके बाद क्या है? नंबर 1 मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसको मिलापा बोलते हैं। वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? कोनुको बोलते हैं। ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। इंडोनेशिया में दलांग बोलते हैं। वियतनाम में रे बोलते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले बोलते हैं। इस प्रकार का जो तरीका अपनाए गए हैं उसको यही से बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का है, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना, प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति उर्वरता तथा फसल उगाने का पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्ता पर निर्भर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, झूम या कर्तन दहन कृषि प्रणाली किस कहते हैं? आंसर हो जाएगा, किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जमीन का एक टुकड़ा साफ करके अनाज और अन्य खाद्य फसलें पैदा करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती के लिए भूमि का एक नया टुकड़ा स्थानांतरित कर देते हैं और साफ कर देते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण प्रकृति को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को फिर से भरने की अनुमति देता है। इसे झूम कृषि कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अब आ रहा है, हर बार एग्जाम पूछा जा रहा है झूम खेती क्या है। इसके बाद जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार का साथ साथ बढ़ रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लगा हुआ है, मैंने लिख दिया हूँ पहले ही, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे कर दिया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि और उद्योग 2 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटक हैं। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि वे किसी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि भोजन का प्राथमिक स्रोत है, जबकि उद्योग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का प्रभारी है। कोई वस्तु है उद्योग में बनती है, और अधिकांश उद्योग कृषि उत्पादों जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि पर निर्भर करते हैं। यदि किसी देश में कृषि बढ़ती है तो उसका औद्योगिक विकास होता है। जैसे क्या है भाई, कोई उद्योग कहीं भी किसी गांव में लग जाए, उस गांव का विकास हो जाता है, वहाँ के लोगों को कार्य मिल जाता है वहाँ पर। तो इसलिए जो है दोनों होना आवश्यक है, कृषि और उद्योग साथ साथ। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर क्या? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कुदाल और खोदने वाली छड़ियों जैसे आदिम उपकरणों और परिवार सामुदायिक श्रम की सहायता से भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इस प्रकार की खेती मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्ता पर निर्भर करती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? इसको इम्पोर्टेंट कर लिए, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर क्या हो जाएगा? 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न यानी लगी रहती है। नेक्स्ट है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। नेक्स्ट, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं। नेक्स्ट, पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा, व्यापारिक कृषि से बड़े पैमाने पर की जाने वाली
कृषि को व्यावसायिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती की मुख्य विशेषता उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक दानों की उच्च खुराक का उपयोग है। जैसे उच्च उपज वाले किस्म HYV के बीज यानी हाइब्रिड के बीज होते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आदि। नंबर 12 क्या है? भारत में किसानों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा मानसून की अनिश्चितता, यानी कोई निश्चित न हो मानसून कब आए, ये चीज़ जो है। जैसे अभी पानी की आवश्यकता है, पानी ना मिले तो यही क्या होता है, कमी, चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अभी क्या है कि बीज बो दिए, पता लगा जोताई वाला ट्रैक्टर देर में पहुँचा, और उसके बाद फिर क्या होता है, अभी अगर फसल बोने के बाद अगर बरसात हो गई, इस तरह से तमाम समस्याएं होती हैं। अब गरीबी और ऋण का दुष्चक्र। शहरों, अब नंबर 3 क्या है? शहरों की ओर पलायन। नेक्स्ट, सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई और बिचौलिए। सरकारी सुविधाओं में पहुंचने के पहले किसी को मिलने वाला है और उसमें जो है पकड़दार, बिचौला, दलाल लग गया तो उसमें भी दिक्कत है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ये सब चीज़ की चुनौती से सामना करना पड़ता है किसानों को। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरित क्रांति की 4 हानियाँ लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? अत्यधिक रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण, सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचा, नेक्स्ट, जैव विविधता समाप्त हो जा रही है, अमीर और गरीब किसानों के मध्य अंतर बढ़ गया है, क्योंकि जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, इसलिए अंतर बढ़ गया है। चलिए अब नेक्स्ट, अब आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ का मतलब होता है साथियों कि आपको बड़े में आंसर देना है। इसमें क्या है कि आप कम से कम 2 पेज 3 पेज आप लिख देंगे तो वही क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो जाएंगे। अब आगे क्या है, नंबर 1 इसमें, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? किसानों के हित के किए गए कार्यक्रम क्या है? नंबर 1, जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारों को समाप्त करने की को प्राथमिकता दी गई। चकबंदी क्या है? जैसे आपका खेत यहाँ है, गांव के इधर है, गांव के दूसरे गांव में है, फिर गांव के तीसरे गांव में है, यानी 4 चक है, चारों 4 दिशा में। उसको क्या करेंगे, आपको घर मान लो यहाँ है तो आपके ये चारों चक उठा के आपके घर के पास बना दिया जाए, इसे क्या कहते हैं? चकबंदी कहते हैं। इकट्ठा कर दिया जाए, चारों यहीं पे आ जाए, खेत पूरा चारों यहीं पे आ जाएं तो उसे क्या कहते हैं? चकबंदी कहते हैं। यानी जो बिखरा हो वो इकट्ठा करना ही चकबंदी कहलाता है। उसके बाद सहकारिता। सहकारिता का मतलब जैसे आपको सुविधाएं मिलनी चालू हो गई, सरकार से ऋण उपलब्ध कराता है सहकारिता ना। आप जो है कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी सहकारिता मदद करता है। एक सहकारी बैंक होती है जिसमें आपको रासायनिक खाद, दवा, ये सब चीज़ मिलती है और प्लस ब्याज कम लगता है। हो सकता है ब्याज माफ़ भी हो जाए, सरकार के ऊपर होता है। तो सहकारिता संबंधित हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 1980 तथा 90 के दशकों में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, श्वेत क्रांति प्रारंभ किए गए। और नेक्स्ट 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान लागू किए गए। देखो इसमें जो दे रहा है, जिसे 1967-68 में आई थी हरित क्रांति, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 1967-1968 मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर, देखिए 1900 हरित क्रांति जो आई थी, हरित क्रांति ये मैं स्वामीनाथन इसके जनक हैं। 1967-68 में आई थी। 1967-68 में हरित क्रांति आई थी। इसमें क्या होता है, यानी उत्पादन में, यानी खाद्यान्न में वृद्धि,
खाद्यान्न में वृद्धि। अब इसके बाद आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कम दर पर ऋण सुविधाएं के लिए बुलेटिन कृषि कार्यक्रम प्रस्तावित करने की व्यवस्था की गई। नंबर 5, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत बीमा योजना भी शुरू की गई। मैंने कहा ना, किसानों के हित के लिए जो है ये सब कार्यक्रम चलाए गए थे शुरू में। और उसके बाद फसलों के न्यूनतम सहायता मूल्य और लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा की गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, भारत में शल्य ऋतुओं की व्याख्या कीजिए। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं, रबी, खरीफ और जायद, जिनकी व्याख्या नीचे दी गई है। देख सकते हैं रबी क्या है। रबी फसल, नंबर 1, रबी फसलों को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। नंबर 2, मुख्य फसलें हैं जौ, मटर, चना और सरसों हैं। नंबर 3, प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत जनसंख्या में बड़ा है क्षेत्र। कृषि में गेहूँ, आलू और गन्ना ये बहुत ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। नंबर 4, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है। नंबर 5, पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति भी राबी फसलों में वृद्धि का कारण है। नंबर 2, खरीफ फसल ऋतु क्या है। नंबर 1, ये फसलें अलग अलग क्षेत्रों में मानसून की शुरुआत में ही बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, इसकी मुख्य फसल चावल, मक्का, बाजरा है। बाजरा, ज्वार, कपास, जूट आदि। नंबर 3, प्रमुख राज्य में असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ पे बाजरा हो जाएगा। बाजरा यानी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार। अब जायद फसलें क्या होती हैं। जायद फसलें होती हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जायद फसल ऋतु रबी और खरीफ के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां आदि आती हैं। उड़द मूंग भी आती है इसके अंतर्गत। खीरा, ककड़ी सब इसी के में आता है और लोबिया भी आती है। अब नेक्स्ट, नंबर 3, रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। साथियों, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में सभी बैठ जाएंगे और वहाँ आप कर ले जाएंगे। नंबर 2 कॉलम में बनाना है इसको। पहले कॉलम में क्या है, रबी की फसल, दूसरे में खरीफ की फसल। अब पहला है क्या, रबी की फसल। अंतर स्पष्ट करना है। अंतर क्या होता है, 2 कॉलम बनते हैं, पहला कॉलम है दूसरा कॉलम। पहले में रबी की फसल, दूसरे में खरीफ की फसल। तो रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। अप्रैल महीना है, उसके बाद फिर जून महीना, इसी के मध्य काट ली जाती है। और उसके बाद अब इसमें क्या है, खरीफ फसल। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ ही खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं और इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। जैसे गर्मी हुई वैसे धान की नर्सरी तैयार की जाती है और उसके बाद फिर यह धान लगाया जाता है। लगाने के बाद सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें क्या क्या हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। इसी में आलू डालिए। आलू भी है ना, आलू सबसे महत्वपूर्ण है, आलू। इसके बाद
अब नेक्स्ट है, इस मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए या सूची बनाएं। उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1, आज़ादी के पश्चात यानी आज़ादी के बाद सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में संस्थान सुधार करने हेतु जोतों की चकबंदी, यानी जैसे 4 चक हैं यहाँ तो आपका घर यहाँ पे है, यहाँ घर है, तो ये चारों चक यहाँ यहीं पर ला के कर दिया जाए, उसी क्या कहते हैं? चकबंदी कहते हैं। यानी इकट्ठा करना खेतों का चक को एक चक में बदल देना, वही चकबंदी है। अब आगे सहकारिता जमींदारी प्रथा को समाप्त करने को उच्च प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है क्या? 1980 और 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी जैसी घटनाओं से फसलों को बचाने हेतु फसल बीमा योजना लागू की गई। यानी 1980 से 90 के बीच में फसल बीमा कार्यक्रम चला था। नंबर 3, किसानों को कम दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए विभिन्न ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी समितियों की स्थापना की गई। नंबर 4, न्यूनतम समर्थन कीमत के ऐलान का प्रावधान किया गया ताकि बिचौलियों एवं दलालों द्वारा किसानों का शोषण न हो। नंबर 5, किसानों के फायदों के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। चलिए अब नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 5 क्वेश्चन क्या है? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए सुझाव क्या है या उपाय क्या होते हैं? उपाय समझाइए। तो इसमें आंसर हो जाएगा, कृषि उत्पादन में बहुत तय करने के लिए सरकार स्वर कृषि क्षेत्र में बहुत से प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सुधार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है जिनके वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। नंबर 2, कृषि शिक्षा प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। नंबर 3, पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई गई है। नंबर 4, बागवानी विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। नंबर 5, मौसम विज्ञान और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान एवं विकास किया गया है। यानी कब पानी बरसेगा, कब वो तूफान आएगा, ये सब जो है संस्थान इसके लिए लगातार कार्य करता है। अब नेक्स्ट, विभिन्न पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब आगे चलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखे। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वैश्वीकरण वाला, कई बार पूछा गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण के प्रभाववश भारत में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। नंबर 1, कृषि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ढांचागत सुधार जैसे प्रौद्योगिकी बदलाव, बाजार सुविधा, शाख विस्तार आदि वैश्वीकरण के ही परिणाम है। नंबर 2, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति वगैरह के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन में बढ़त संभव हुई है। यानी हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, पीली क्रांति तेल से संबंधित है। उसके बाद नंबर 3, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। नंबर 4, कार्बनिक
कृषि को प्रोत्साहन मिला है। नंबर 5, जीन क्रांति अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी अवधारणाओं का कृषि में इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसके अंतर्गत अनेक किस्मों के बीजों का आविष्कार किया जाता है। अब इसमें आता है क्या, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न से, खाद्यान्न से। और उसके बाद आता है श्वेत क्रांति, दूध से संबंधित है। और फिर आता है कौन, पीली क्रांति, इसे तेल से संबंधित, तेल। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब क्या है आगे, क्वेश्चन नंबर 7, जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर बताइए। इसमें भी 2 कॉलम बनेंगे, देख सकते हैं। नेक्स्ट, पहले में जीविका निर्वाह पहले कॉलम में, दूसरे में कृषि वाणिज्यिक कृषि। और नंबर 1 क्या है, खेतों का छोटा आकार। इसमें वाणिज्य में, कृषि वाणिज्य में क्या है, खेतों का बड़ा आकार, नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 इसमें क्या है, जीविका निर्वाह में परंपरागत तकनीक तथा उपकरण। कृषि वाणिज्यिक में नवीनतम तकनीकी तथा औजार। जीविका निर्वाह में नंबर 3 स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन। कृषि वाणिज्यिक में नंबर 3 निर्यात करने के लिए उत्पादन। और जीविका निर्वाह में 2 या 3 फसलें लेना। और वाणिज्यिक कृषि में क्या है, नंबर 4 एक मुख्य फसल पर बल। अब आगे नंबर 5 खाद्य फसलों की पैदावार पर बल। नंबर 5 गन्ना, कपास, गेहूं आदि। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए साथियों। वाणिज्य फसल में गन्ना आता है, कपास आता है, गेहूं आता है। वाणिज्य फसल नगद, जिसमें पैसा मिल जाए आपको, उसे क्या कहते हैं, वाणिज्यिक फसल कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत में इसके उत्पादन और वितरण का भी उल्लेख कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियाँ क्या है। यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह 21 अंश सेल्सियस से 27 अंश सेल्सियस तापमान और 75 सेमी के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है और 100 से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है और इसमें बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। अब आगे क्या हो जाएगा साथियों, वितरण क्या है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश है। यानी गन्ना, गन्ना क्या कहते हैं, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये यूपी में पाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलो अब यहीं तक एक क्वेश्चन 8 थे, अब एक क्वेश्चन हुए पूरे। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देख तो बहुत लोग रहे हैं, सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपको बेचारा धीरे में नहीं पड़ना है कि हाँ वो करे हम बाद में करेंगे, नहीं। अगर अच्छे नंबर से पास आपको होना है तो कमेंट भी आप करिए, लाइक भी करिए साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन तैयार करने में, इसको टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो इसलिए जो है मेहनत बहुत लगी है। और आपके एग्ज़ाम में कैसे नंबर आए इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और आगे भी आपको ऐसे अध्ययन कराता रहूँगा, इसलिए कमेंट, लाइक और वीडियो शेयर ज़रूर करिए। और जो हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो हुआ पूरा। अब इसका जो है अभी MCQ क्वेश्चन बच रहा है, यानी बहुविकल्पी। इसमें अति लघु उत्तरीय हो गया, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय हो गया तीनों। अब अति लघु उत्तरीय भी हो गया है। अब बहुविकल्पी MCQ क्वेश्चन का
वीडियो हम जल्द ही अब प्रोवाइड करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, उसका आंसर जो है आपको आंसर शीट देना होता है, उसको हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक क्वेश्चन हुआ पूरा। अब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।